बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर बायोलॉजी। आज बेटा हम जो है वो पेज 18 पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। एक आज हमारा टॉपिक छोटा सा ये होगा और दूसरा एक छोटा सा टॉपिक होगा थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स ह्यूमंस। लेकिन उस में इस पूरे टॉपिक में सिर्फ आज जो वो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज यानी क्या क्या तरीकेकार हैं जो टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए मैमल्स जो है वो इख्तियार करते हैं। तो आए बेटा जी, सबसे पहले जो है वो रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज। देखिए, हीट एक्सचेंज से मुराद ये है कि एनिमल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हीट दे भी सकते हैं, हीट लॉस एंड गेन भी कर सकते हैं। ठीक है, हीट गेन। तो उसके लिए जो है वो एनिमल्स यूज डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर सच रेगुलेशन एंड दीज आर स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल नेचर्स। ये जो रेगुलेशंस हैं ये उनके बॉडी के कोई स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स हो सकते हैं, कोई टिश्यूज हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हो सकते हैं, और या उनके बॉडी के कोई फंक्शंस हो सकते हैं, और या फिर उनके कोई बिहेवियर्स, रिस्पॉन्सेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट जो है वो टेम्परेचर चेंज के साथ जो है वो हो सकते हैं। तो आए जरा पहले जो है वो स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस जो हैं इनकी बात करते हैं। जो स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस हैं वो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं। दीज आर लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द सब डर्मल फैटी लेयर। बड़े सब का मतलब नीचे, डर्मल स्किन, स्किन के नीचे जो है वो लंबे अरसे के लिए जो है एक फैटी लेयर बना देनी, जिसे हम क्या कहते हैं, पिलेज। एक तो ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस। दूसरा पिलेज क्या है, सब डर्मल फैटी लेयर। तो ये हम ह्यूमंस में भी पाई जाती है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में हमने वैक्सेस के टॉपिक में पढ़ा था कि वैक्सेस की एक लेयर जो है वो जो गोट्स एंड शीप्स जो है उनकी स्किन के नीचे पाई जाती है। तो इस पिलेज का काम क्या है, बॉडी हीट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लॉस होने से रोकना, या बाहर जो है वो अगर बॉडी हीट ज्यादा है एनवायरनमेंट में तो उसको अंदर आने से रोकना, इंसुलेशन करना। ठीक हो गया ना जी। तो ऐसे और भी मैमल्स हैं जिनमें बड़ी मोटी मोटी तह जो है वो इस फैटी लेयर की पाई जाती है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बेटा जी जो है एनिमल्स में स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं या टिश्यूज पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, जो के एवेपोरेटिव कूलिंग के काम में इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे ही अगर जो बॉडी का टेम्परेचर हाई होना शुरू होता है नॉर्मल रेंज से, तो ये स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो अपना काम करते हैं, वो बाद में बात करते हैं। तो इसी तरह से जो है कुछ एनिमल्स जो हैं उनके लंग्स जो हैं वो पेंटिंग के लिए, वो लंग्स किसके लिए तब्दील हो जाते हैं, पेंटिंग के लिए। तो पेंटिंग जो है वो स्ट्रक्चरल फीचर नहीं है, लंग्स का मॉडिफाइड होना पेंटिंग के लिए। पेंटिंग बेसिकली किस में आता है, पेंटिंग किस में आता है, पेंटिंग यहां पे नहीं आता। लंग्स मॉडिफाइड फॉर कूलिंग। ठीक हो गया ना जी। ये कि मैंने पेंटिंग लफ्ज उतार दिया। पेंटिंग स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन नहीं है। पेंटिंग क्या है, नंबर 4 पे मैं यहां पे डाल देता हूं। पेंटिंग जो है वो बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब जरा आ जाए फिजियोलॉजिकल। मसलन जी देखें, अगर हमारे बॉडी के अंदर जो वो हीट प्रोडक्शन की वजह से ज्यादा हीट पैदा हो गई है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो टॉलरेबल रेंज से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो फिर उस हीट को लॉस होना चाहिए किसकी तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ, यानी हीट एक्सचेंज। ठीक है ना जी। तो हमारा जो ब्लड का वार्म ब्लड है उसको, उसकी सर्कुलेशन को रेगुलेट किया जाता है स्किन की तरफ। इस अमल को क्या कहते हैं, वैसोडाइलेशन। अगर हमारी स्किन में जो ब्लड वेसल्स हैं
या ब्लड कैपिलरीज हैं वो फुल ऑफ वार्म ब्लड हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, टू डिसिपेट हीट, इसे क्या कहते हैं, वैसोडाइलेशन। और इस तरह से अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर जब इंतहाई लो होना शुरू हो जाए तो फिर बॉडी हीट को बचाने के लिए, बॉडी सरफेस से हीट ज़ाया ना हो, तो वार्म ब्लड को जो है वो डीपर टिश्यूज में सर्कुलेट करवाया जाता है, स्किन की तरफ से डीपर टिश्यूज की तरफ। तो इस अमल को क्या कहते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो आगे किताब में ये लाइन कुछ इस तरह से लिखी है, पहली फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन, दीज रेगुलेट ब्लड फ्लो टू द स्किन, स्पेसिफिकली ग्रेटर ब्लड फ्लो इन वार्मथ, गर्मियों में, टू डिसिपेट हीट, जब गर्मी की लू में आप बाहर फिरते हैं ना जी, तो स्किन जो है वो सुर्ख हो जाती है, उसकी यही वजह होती है कि ज्यादा खून स्किन की तरफ आ जाता है। एंड लोअर इन कोल्ड्स, ठीक है ना जी, तो सर्दियों में जो वो जिल्द का खुश्क होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इन कोल्ड्स टू इकोनोमाइज, टू सेव हीट लॉस, एंड आल्सो आगे बेटा जी, एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स काजेस प्लमेज फ्लफिंग, सर्टेन प्लमेज फ्लफिंग। तो बेटा पहले जो है वो प्लमेज फ्लफिंग क्या है, हमारी स्किन के ऊपर बाल पाए जाते हैं, हमारी स्किन पे तो थोड़े बाल पाए जाते हैं, हम ह्यूमंस हैं, लेकिन दूसरे मेमल्स जैसे शीप, गॉट, लाइन, ठीक है ना जी, तो बियर, इनकी स्किन पे तो बहुत ज्यादा बाल पाए जाते हैं। बर्ड्स जो हैं उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा फीदर पाए जाते हैं। उन हेयर्स को एंड फीदर्स को जो है वो मसल्स के जरिए से खास पोजीशन पे एडजस्ट किया जाएगा, इस तरह से कि उन फीदर्स के दरमियान में जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रैप हो जाएं। तो जब एयर मॉलिक्यूल हरकत नहीं करेंगे तो वो हीट को एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो नहीं होने देंगे, तो वो इंसुलेशन कर देंगे। ये बड़े प्लमेज फ्लफिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, पोजीशनिंग ऑफ हेयर्स और फीदर्स on the body to insulate it from environment by trapping and making air still। तो बेटा ये नंबर 3 पे प्रेस्पिरेशन यानी एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। एक तो स्वेट ग्लैंड्स खुद स्ट्रक्चरल है, लेकिन उनका काम करना क्या है, फिजियोलॉजी है, ठीक हो गया ना जी। तो एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इज डन फॉर एवेपोरेटिंग कूलिंग, क्योंकि एवेपोरेशन से कूलिंग पैदा होती है, हमें जब गर्मी लगती है तो पसीना पैदा आता है, ठीक है ना जी। तो गर्मी इसलिए लगती है ना कि बाहर वाले एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम है, हीट बाहर से अंदर आ रही होती है, तो उस एक्स्ट्रा हीट को बॉडी से लॉस करने के लिए कूलिंग मैकेनिज्म चला दिया जाता है। तो उसके अलावा बेटा जी पैंटिंग, तो पैंटिंग नोट कर लें क्या है, एवेपोरेटिंग कूलिंग थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक। मैं लिखवा देता हूं आपको पैंटिंग की डेफिनेशन। पैंटिंग evaporative cooling through respiratory tract। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसके जरिए से जो है वो कूलिंग करना जो है। तो आपने देखा होगा कि गर्मियों में जानवर जो हैं जैसे कुत्ता है या बकरी वगैरह है, ये ना मुंह खोल के ऐसे करते रहते हैं, तो ये उनका क्या होता है जो है वो उसको हम क्या, इस अमल को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैंटिंग। तो वो अपने बॉडी की हीट जो है वो उसको बाहर लॉस कर रहे होते हैं। तो ये ट्रैक TRCT। अच्छा जी, तो अब बेटा जी बिहेवियर अडॉप्टेशंस देखें जरा, इमेजिन करें आप गर्मियों में अपने बेड के ऊपर कैसे सोते हो, ठीक है ना जी, और सर्दियों में ऐसे करके सुपड़ जाते हैं। तो भाई गर्मियों में आप खड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, ओ यार अच्छा अच्छा अच्छा, सर्दियों में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं ऐसे करके। तो ये हमारे बिहेवियर अडॉप्टेशंस हैं, ठीक है ना जी। मैं आपको जरा गिनाता हूं। सबसे पहला जो है वो तो ये कि जी हम गर्मियों में जो है क्या करते हैं, बातें करनी हो ना या किसी जगह पे गैदरिंग करनी हो तो हम कहते हैं चलिए धूप में खड़े हो जाते हैं। क्यों, हमें बाहर वाले एनवायरनमेंट से हीट चाहिए होती है, ज्यादा हीट लेने के लिए। और मैंने गर्मियों की बात की है, सॉरी, गर्मियों में हम कहाँ जाते हैं, साए में जाते हैं, और सर्दियों में हम कहाँ जाकर ज्यादा कोशिश होती है कि खड़े हो जाए, कुदरती तौर पर धूप में खड़े हो जाएं। तो हीट मूविंग टू द एनवायरनमेंट,
ठीक है ना जी। पहली बिहेवियर क्या है, ऐसे ही वाइल्ड एनिमल्स भी ऐसे करते हैं। दीज इंक्लूड मूविंग टू द एनिमल टू एन एनवायरनमेंट वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन दीज इज मिनिमल। ग्राउंड स्कैरल्स, मसलन पहले एग्जांपल ग्राउंड स्कैरल की है, मूव्स टू बरोज, वो बहुत डीप बरोज में चले जाते हैं क्योंकि दिन के वक्त बहुत तेज धूप होती है, तो वो नीचे ठंडी जमीन में चले जाते हैं, वहां पे जो वो बाहर वाले एनवायरनमेंट की हीट उनके बॉडी में नहीं आ सकती है, इस तरह से हीट से बचने के लिए। और इसी तरह से जो है लिजर्ड्स जो है, जो कि ठंडे पानी में रहती हैं, वो क्या करती हैं, बास्क नहाती हैं, किसमें, इन सन, सूरज की रोशनी में, टू गेन हीट। ठीक हो गया ना जी। तो वो फिर पानी से निकल के जो है वो किनारे के ऊपर लेट जाती हैं, सन बात लेती हैं, या दूसरा जो है काम, क्योंकि उन्होंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट लेनी होती है। वो बेसिकली एक्टोथर्म्स एनिमल्स हैं। एनिमल्स आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हीट सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर्स। ये भी मैं थोड़ी देर पहले आपको पोस्चर्स ही दिखा रहा था, बॉडी पोजीशंस। ये सर्दियों का है, ये गर्मियों का है, ठीक है ना जी, वगैरह वगैरह। बड़ा थर्मोरेगुलेशन इन मेमल्स ह्यूमंस, तो इसको जरा देखें जी, एक छोटे से ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें आज हमने सिर्फ रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज करनी है। बेसिकली मेमल्स एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं, ठीक है ना जी। तो वो बाय एवोल्यूशन एंडोथर्मिक हैं, वो अपनी बॉडी हीट खुद पैदा करते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो 36 to 38 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में रेगुलेट यानी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो अब जी द रीजन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एंडोथर्मी इन बर्ड्स एंड मेमल्स, तो आपकी किताब में द ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी, मैंने हेडिंग इसका बना दिया है एवोल्यूशन ऑफ एंडोथर्मी, ठीक है ना जी। तो ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी इन बर्ड्स एंड मेमल्स है प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी, बर्ड्स एंड मेमल्स को एक मौका देती है टू कीप हाई मेटाबॉलिक रेट, ताकि उनके अंदर बाई मेटाबॉलिज्म जो है वो ज्यादा हीट उनको मिलती रहे, ठीक है ना जी। अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक, तो एंड दस हैड एक्वायर्ड, तो इस एंडोथर्मी की वजह से इन बर्ड्स एंड मेमल्स को एक चांस मिलता है कि वो हर किस्म के एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव कर सकें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद फैला सकें। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइवर्सिफाइड रीजन्स ऑफ दी, फैल जाएं दुनिया के मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स में, मुख्तलिफ हैबिटेट्स में, उनको मौका मिलता है। वो ऐसे भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं जहां पे उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हीट नहीं मिलनी, क्योंकि वो अपनी हीट खुद एंडोथर्मी से पैदा करते हैं जी। तो अब अगर हीट एंडोथर्मी से पैदा करते हैं तो फिर वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, अगर ओवर हीट रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है तो फिर रेट ऑफ हीट लॉस ज्यादा होना चाहिए। अगर रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन कम हो गया है तो रेट ऑफ हीट लॉस कम होना चाहिए, उल्टा रेट ऑफ हीट गेन ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा जी these regulate the rate of metabolic heat production and balance it rate which they gain or loss heat from the surroundings. The rate of heat production is increased by, तो हीट प्रोडक्शन के जो है वो क्या है, दो मेथड है, शिवरिंग थर्मोजेंसिस, ठीक है ना जी, थर्मो हीट जेंसिस जनरेट पैदा करना, नॉन शिवरिंग थर्मोजेंसिस। तो पहले शिवरिंग थर्मोजेंसिस की डेफिनेशन है, क्या है जी, नॉन जो है वो शिवरिंग थर्मोजेंसिस की क्या जी, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शंस, इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शंस बाय मूवमेंट और शिवरिंग, सो एज कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेंसिस। इंतहाई सर्दी में हमारे जिस्म कांपना शुरू कर देता है, तो हमारी स्किन के नीचे जो स्मूथ मसल्स हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा बेटा नॉन शिवरिंग थर्मोजेंसिस, इसमें क्या जी, हार्मोन्स जो है ट्रिगर्स स्टिमुलेट करते हैं, ट्रिगर का मतलब स्टिमुलेट करते हैं द हीट प्रोडक्शन एज डू थायराइड हार्मोन्स एंड आर टर्म्ड एज नॉन शिवरिंग थर्मोजेंसिस। तो ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेंसिस किसके जरिए से होती है, बाय मेटाबॉलिज्म, हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना जी। जबकि शिवरिंग थर्मोजेंसिस में मसल कॉन्ट्रैक्शन से और इसमें किससे, बाय
मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बाई प्रोडक्ट के तौर पर हीट पैदा होती है। तो बेटा जी आखिरी फोर्थ, कुछ ऐसे भी मेमल्स हैं कि वो अपने बॉडी को इंसुलेट कर लेते हैं। सम मेमल्स है इंसुलेट कर दिया, उनके अंदर ब्राउन फैट पाई जाती है जो कि वो हीट प्रोडक्शन के लिए उसको मेटाबॉलिकली इस्तेमाल करते हैं। तो ब्राउन फैट जैसे हमारे एडिपोज टिश्यू होता है जिसे फैट टिश्यू कहते हैं कुछ मेमल्स में। तो जैसे आप देखें ना, जो बियर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर बहुत ज्यादा खाना खा के सर्दी आने से पहले पहले अपनी स्किन के नीचे फैट की बड़ी मोटी तह जमा कर लेते हैं। फिर जब वो हाइबरनेट करते हैं तो उस वक्त ये ब्राउन फैट जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म के जरिए से हीट प्रोडक्शन के लिए। तो इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट, अगर हीट ज्यादा पैदा हो जाती है तो इट इज लॉस्ट बाय इवेपोरेशन, चाहे वो स्वेट ग्लैंड्स के जरिए से हो यानी प्रेस्पिरेशन के थ्रू हो या वेजोडाइलेशन के जरिए से हो, ठीक है ना जी, डिसिपेट किया जाए। तो इससे साबित हुआ इन तमाम स्ट्रेटजीज के नतीजे में कि हमारा जो थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है वो कौन है, स्किन है। कौन है, स्किन है। बट इंशाल्लाह ताला जो है अगला लेक्चर में जो है वो हम ये टॉप चैप्टर खत्म कर देंगे। तो अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आप कोई भी सवाल हो जरूर पूछें। शुक्रिया।